हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं विपिन मिश्रा मैथ्स की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, LCR सर्किट, जो कि क्लास 12 के चैप्टर 7 AC सर्किट का टॉपिक है। ये LCR सर्किट उस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आज हम लोग अपने वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए और आगे के लेक्चर्स आपको लेने हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी वीडियोस अपलोड हों तुरंत उसके नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। LCR सर्किट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके डेरिवेशन भी आते हैं और न्यूमेरिकल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। LCR सर्किट में एक रजिस्टर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू R है, और एक कैपेसिटर लगा हुआ है C, और एक इंडक्टर का मतलब कॉइल लगा है जिसका इंडक्टेंस है L। एक AC सोर्स लगा है, AC सोर्स जिसका वोल्टेज का इक्वेशन है, उस AC सोर्स का वोल्टेज का समीकरण है, इक्वेशन है V = V नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ पर V नॉट है AC वोल्टेज का शिखर मान। AC वोल्टेज का शिखर मान मीन्स पीक वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज, और V उसका जो है एट ए पर्टिकुलर टाइम t पर वैल्यू है। ओमेगा यहाँ पर क्या है, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति। अब जैसे यहाँ पर हमने V वोल्टेज लगाया, सीरीज में रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर लगे हैं, तो तीनों में करंट तो सेम जाएगी, तीनों कंपोनेंट में करंट सेम होंगे क्योंकि रास्ता पाथ एक ही है, लेकिन वोल्टेज जो है वो फेस के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। R के टर्मिनल पर वोल्टेज है VR, C के एंड पर वोल्टेज ड्रॉप हुआ VC, एंड इंडक्टर के टर्मिनल पर वोल्टेज ड्रॉप हुआ VL। अगर ये DC सर्किट होता तो इन तीनों वोल्टेज को प्लस करने पर सोर्स वोल्टेज के बराबर आ जाता, लेकिन ये DC सर्किट नहीं है, AC सर्किट है, तो यहाँ पर ये तीनों वोल्टेज प्लस करने से इस सोर्स वोल्टेज से बड़ा आएगा, क्योंकि यहाँ जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है AC सोर्स में वो कला के अनुसार होता है, फेस के अनुसार होता है। अब जैसे रेजिस्टेंस जो है वो AC में और DC में एक जैसे काम करता है, लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर AC में अलग जैसे फंक्शन करते हैं। बार बार चार्जिंग डिस्चार्जिंग की वजह से ये कैपेसिटर भी रेजिस्टेंस अप्लाई करता है, जिसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है XC, और जिसका फॉर्मूला होता है 1/ωc, जहाँ ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला होता है 2πf, जहाँ f क्या है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी है। तो ये हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका भी यूनिट ओम ही होता है, और ये बार बार चार्जिंग डिस्चार्जिंग की वजह से जो करंट का अपोज करता है वो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। इसी तरह से इंडक्टर भी बार बार एनर्जी स्टोर करता है, घटता है, करंट की वैल्यू बढ़ती घटती रहती है, बार बार जो है सेल्फ इंडक्टेंस होता रहता है। L तो कांस्टेंट है, लेकिन बार बार इसके टर्मिनल पे करंट और EMF की वैल्यू बदलती रहती है, तो उसकी वजह से ये इंडक्टर जो रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा, अपोज करेगा, वो होता है XL को हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसका फॉर्मूला होता है ओमेगा L, जहाँ ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πf है, और इसकी यूनिट भी ओम ही होती है। लेकिन ये दोनों AC में वर्क करते हैं, XL और XC, DC में नहीं वर्क करते, DC में फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती है, इसलिए DC में फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती है, इसलिए ओमेगा 0 हो जाता है, XL भी 0 हो जाता है, और XC की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। इसीलिए कैपेसिटर जब लगाते हैं तो वो करंट को फुल चार्ज होने के बाद रोक देता है। फिर यहाँ पर अब हम लोग ओम्स का लगाते हैं। R के सिरों पर जो वोल्टेज होगा वो होगा VR = IR, कैपेसिटर के सिरों पर जो वोल्टेज होगा VC = IXC, और L के सिरों पर जो वोल्टेज होगा VL वो होगा IXL। ये तीनों में ओम्स ला लगा दिया गया, V = IR लगा दिया गया। अब देखिए इसको हम फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे
हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जैसे करंट का डायरेक्शन अगर हम माने आई, तो आर के एंड पर इस रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेस में होते हैं, कालांतर शून्य होता है। तो जिस डायरेक्शन में करंट है उसी के डायरेक्शन हम वी आर दिखाएंगे, उसी के डायरेक्शन में वी आर दिखाएंगे। और कैपेसिटर के एंड पर जो होता है वोल्टेज, वो लैग करता है करंट से 90 डिग्री पीछे। ये हो गया हमारा VC, 90 डिग्री ये करंट से लैग कर रहा है, मतलब पश्चगामी है। और L के सिरों पर जो वोल्टेज है VL, वो कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता है, मतलब लीड करता है करंट से 90 डिग्री फेस लीड करता है। VL हमेशा ये फिक्स है, VR हमेशा करंट के डायरेक्शन में होगा, VL ऊपर जाएगा और VC नीचे आएगा। तो जैसे वेक्टर में होता है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसे VL और VC अपोजिट है, तो बड़े वेक्टर में VL में से VC को माइनस कर दें और VR इधर है, तो इनका हम लोग रेक्टेंगल कंप्लीट कर लें। तो जैसे रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर होता है, वैसे ये रिजल्टेंट ऑफ वोल्टेज होगा, V वेक्टर की तरह पूरा ट्रीट हो रहा है। तो ये रिजल्टेंट वोल्टेज क्या है, करंट से 5 फेस लीड कर रहा है, ऊपर की ओर है। अगर किसी टाइम ऐसा होगा किसी फ्रीक्वेंसी पर ये VC बड़ा हो गया और VL छोटा हो गया, तो नीचे VC माइनस VL होगा, तो रिजल्टेंट रेक्टेंगल नीचे बनेगा VC माइनस VL, और तब यहाँ पर रिजल्टेंट नीचे आने लगेगा, तो वो लैग करेगा, 5 फेस लैग करेगा डाउनवर्ड। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर हमने तीनों वोल्टेज लिखा, तीनों के लिए ओम्स लगाया, तो अब रिजल्टेंट वोल्टेज जो V है, रिजल्टेंट वोल्टेज जो V है, ये हो जाएगा VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, इसमें वैल्यू रख दे रहे हैं। तो जैसे सीरीज में होता है कि तीनों के रेजिस्टेंस R इक्वल टू सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 सीधा सीधा जुड़ जाते हैं। तो जैसे DC में रेजिस्टेंस सीधा जुड़ जाता है, वोल्टेज सीधा जुड़ जाता है, AC में ना तो रेजिस्टेंस सीधा जुड़ते हैं ना तो वोल्टेज सीधा जुड़ते हैं, यहाँ पर फेस के अकॉर्डिंग जुड़ते हैं, वेक्टर के अकॉर्डिंग जुड़ते हैं। तो V की जगह अगर मान लीजिए जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, तो AC में उस चीज़ को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, उसको बोलते हैं इम्पीडेंस। अगर Z क्या है, इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ AC सर्किट है तीनों का मिलाकर, तो फिर उसके लिए ओम्स लगाएंगे तो V इक्वल टू IZ होगा। यहाँ पर हम लोग रख देंगे, ये है VL माइनस VC और ये फाई है, यहाँ देखिए V इक्वल्स टू IZ रख देंगे, तो ये हो जाएगा IZ, और इक्वल्स टू VR की जगह रख देंगे IR, तो I स्क्वायर R स्क्वायर, और VL की जगह IXL माइनस VC की जगह IXC रख दिया स्क्वायर। I स्क्वायर रूट के बाहर आएगा और कट जाएगा, तो Z का फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। एक ये वोल्टेज का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, और एक ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए। और फिर फेज डिफरेंस इक्वल्स टू होता है कॉस, फेज डिफरेंस एक होता है tan फाई। फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है tan फाई। tan फाई क्या होता है, tan फाई इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा VL माइनस VC अपॉन VR, VL माइनस VC अपॉन VR। और एक होता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है कॉस फाई। ये tan फाई जो है ये फेस डिफरेंस का फॉर्मूला है, फेस डिफरेंस का फॉर्मूला है, और कॉस फाई जो होता है ये पावर फैक्टर का फॉर्मूला है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला है। कॉस फाई इक्वल्स टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है VR और हाइपोटेन्यूज है V। इसी को अगर हम लोग एक इम्पीडेंस डायग्राम बनाएं, तो यहाँ पर देखिए होता है इस डायरेक्शन में आता है रेजिस्टेंस XL जाता है 90 डिग्री फेस अपवर्ड, XC आता है 90 डिग्री पीछे डाउनवर्ड XC, तो XL में से XC माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा XL माइनस XC, और फिर यहाँ पर रिजल्टेंट देखेंगे तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये Z को डिनोट करेगा इम्पीडेंस को, तो यहाँ से Z इक्वल टू क्या होगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो इम्पीडेंस है वो रेजिस्टेंस से 5 फेस लीड कर रहा है, अपवर्ड लैग भी कर सकता है। अब एक कंडीशन ऐसी आती है दोस्तों कि जब कैपेसिटर C और इंडक्टर L के टर्मिनल एंड पर वोल्टेज बराबर हो जाता है, इफ़ VL बिकम्स इक्वल्स टू VC, तो VL इक्वल्स टू है IXL ओम्स लॉ से, और ये होगा IXC, तब उसको बोलते हैं हम लोग कंडीशन ऑफ रीजोनेंस। कंडीशन ऑफ रीजोनेंस मतलब
अनुनाद की अवस्था में जब सी के सिरों पे वोल्टेज और एल के सिरों पर वोल्टेज बराबर हो जाता है, तो ये दोनों में कॉइल में बहुत तेज़ी से वाइब्रेशन होने लगता है, उस कंडीशन को बोलते हैं रिजोनेंस कंडीशन। और इसमें एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं, वीएल और वीसी बराबर हो जाते हैं। एक्सएल का फार्मूला है ओमेगा एल और एक्सी का फार्मूला है 1/ओमेगा सी। ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, और स्क्वायर इधर से हटाएंगे, उधर रूट आ जाएगा 1/√LC, और ओमेगा की वैल्यू 2πf होती है 1/√LC, तो f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2π√LC। ये हो गया रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। फ्रीक्वेंसी एट द कंडीशन ऑफ रिजोनेंस, इसको 1/2π√L/C, ये आपका इस यहाँ तक का डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है। और इस कंडीशन में, रिजोनेंस की फ्रीक्वेंसी की कंडीशन में, देखिए एक्सएल और एक्सी जब बराबर हो जाएंगे दोस्तों, तो जेड की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। किसके बराबर? ओनली ये एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा, आर बाहर आ जाएगा, वो जेड मिनिमम हो जाएगा। और आई की वैल्यू क्या होती है? आई इक्वल्स होता है V/Z, और जब जेड मिनिमम होगा उस समय करंट क्या होगा? मैक्सिमम हो जाता है। तो रिजोनेंस की कंडीशन में इम्पीडेंस मिनिमम हो जाता है और करंट सर्किट में मैक्सिमम हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। LCR सर्किट से रिलेटेड अब न्यूमेरिकल वगैरह आपके ईजिली हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और हमारे वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में अपना फीडबैक दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज की क्लास दोस्तों यही फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।